हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने यूट्यूब पे अपने जेईई अभ्यास सीरीज में हमने सब्जेक्ट शुरू किया था बीएमसी। ठीक है, अब बीएमसी में अपना पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका था और हम अपना टॉपिक शुरू किए थे किसका? सीमेंट का। तो सीमेंट का जो पहला टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम सीमेंट का दूसरा क्लास होने वाला है। ये दूसरा वीडियो रहेगा सीमेंट पे। ठीक है, अगर हम बात करें पहले वीडियो में जो पहला क्लास था सीमेंट का, उसमें हम लोग क्वेश्चन करे थे किस पे? इनग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट पे और बॉक्स कंपाउंड पे। तो सबसे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन कवर किए थे इनग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट एंड बॉक्स कंपाउंड ऑफ द सीमेंट। इसके क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में देखे थे। आज का जो वीडियो रहने वाला है उसमें हम क्वेश्चन देखेंगे किसके? एक तो देखेंगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं कि जो पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले पिछले क्लास का एक रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, पिछले क्लास में हमने सबसे पहले देखा था कि सर इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट क्या होता है। तो इसको हमने याद रखा था, ध्यान रखा था एल्साइमस से, जहाँ पे एल फॉर लाइम था, एस फॉर सिलिका था, ए फॉर एल्यूमिना था, आई पर आयरन ऑक्साइड था, एम पर मैग्नीशिया था, देन आपके पास एस था, एस पर सल्फर था और लास्ट में एस पर सोडा एंड पोटास था। ठीक है, ये था इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में एल फॉर लाइम का क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होता है और इसी सेम ऑर्डर में ये क्वांटिटी क्या होता है? रिड्यूस होते जाता है। अगर हम प्रॉपर परसेंटेज की बात करें, कितने परसेंटेज आप लाइम यूज करते हैं, कितने परसेंट आप सिल्का यूज करते हैं, तो लाइम का जो क्वांटिटी होता है वो 62 से 67% होता है। उसके बाद सिल्का 17 से 25%, एल्यूमिना 3 से 8% होता है। एल्यूमिना के बाद आपके पास आयरन ऑक्साइड निकल के आता है कितना? 3 से 4%। देन आपके पास मैग्नीशिया निकल के आता है वापस से कितना? 3 से 4%। उसके बाद आपके पास क्या है? सल्फर है। सल्फर का परसेंटेज कितना? 1 से 3% सल्फर यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास क्या? सोडा और पोटास है। सोडा और पोटास की क्वांटिटी कितना होती है? 0.2 से लेके 1 तक वेरी करता है। ठीक है, ये तो बात हो गया इनग्रेडिएंट के परसेंटेज का। अब हम बात करते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सीमेंट में इंपार्ट करती है। ठीक है, अगर हम बात करें लाइम की, तो सबसे पहले हम लाइम की बात करते हैं। लाइम सीमेंट में क्या इंपार्ट करता है? तो लाइम सीमेंट में इंपार्ट करता है स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। ठीक है, लाइम सीमेंट में स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस इंपार्ट करता है। उसके बाद अगर हम ये बताएं कि अगर लाइम एक्सेस अमाउंट में हम यूज कर लेंगे तो सीमेंट को अनसाउंड बना देगा, सो इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। अगर इसकी डिफिशियंसी होगी सीमेंट में तो ये क्या करेगा? सीमेंट के स्ट्रेंथ को रिड्यूस तो करेगा बट साथ साथ में सेटिंग टाइम को भी क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, ये तो बात हुआ लाइम के कैरेक्टरिस्टिक का। अब हम बात करेंगे सिलिका। सिलिका क्या करता है? तो सिलिका का जो क्वांटिटी होता है हमने बताया कि 17 से 25% तक होता है। ठीक है, अगर हम इतना अमाउंट ऑफ सिल्का सीमेंट में मिलाएंगे तो ये भी सीमेंट में स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है, सिल्का भी सीमेंट इंपार्ट करता है। और अगर हम इसकी डिफिशियंसी कर देंगे 17 से 25%, 17% से कम अगर सिल्का मिलाएं तो ये क्या करेगा? ये सीमेंट के स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा, लेकिन साथ में सेटिंग टाइम को इंक्रीज करवा देगा। ये सेटिंग टाइम को इंक्रीज करवा देगा अगर हम सिल्का की डिफिशियंसी होगी किसमें? सीमेंट में। अब हम बात करते हैं एल्यूमिना की। एल्यूमिना क्या इंपार्ट करता है? एल्यूमिना क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है किसमें? सीमेंट में। एल्यूमिना रिस्पॉन्सिबल है क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, अगर और ये क्या काम करता है? ये क्या करता है? ये एक्ट करता है एज ए फ्लक्स। ये सीमेंट में एज ए फ्लक्स एक्ट करता है। और ये एक और काम करता है, जो सीमेंट का क्लिंकरिंग टेम्परेचर है, ये सीमेंट के क्लिंकरिंग टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो एल्यूमिना का क्या काम हो गया? पहला तो काम ये हो गया कि ये एल्यूमिना क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है। जहाँ पे हमको क्विक सेटिंग चाहिए होगा वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे अपने सीमेंट में एल्यूमिना की क्वांटिटी इंक्रीज करवा लेंगे। उसके साथ साथ ये क्या करता है? ये एज ए फ्लक्स एक्ट करता है और ये जो सीमेंट का क्लिंकरिंग टेम्परेचर है उसको क्या करता है? रिड्यूस करवाता है। ठीक है, और अगर ये एक्सेस अमाउंट में होगा तो क्या दिक्कत होगा? अगर ये एक्सेस अमाउंट में होगा तो ये सीमेंट के स्ट्रेंथ को क्या करवा देगा? रिड्यूस करवा देगा। ये सीमेंट के स्ट्रेंथ को रिड्यूस करवाएगा। ये तो बात हो गया एल्यूमिना का। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या इंपार्ट करता है? ये भी स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है, हार्डनेस इंपार्ट करता है और कलर इंपार्ट करता है। तो आयरन ऑक्साइड इंपार्ट्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर। कौन सा कलर? रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि जो आयरन ऑक्साइड है ये क्या करता है? ये फ्यूजन का काम करवाता है सीमेंट में। ये सीमेंट में फ्यूजन का काम करवाता है। इसका क्या मतलब? ये जो सीमेंट के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है इनको आपस में मिक्स करने में हेल्प करवाता है, मिक्सिंग में हेल्प करवाता है। कौन सा? आयरन ऑक्साइड। तो ये क्या करता है? ये फ्यूजन में हेल्प करवाता है। मैग्नीशिया सेम प्रॉपर्टी, ये भी मैग्नीशिया भी इंपार्ट करता है, स्ट्रेंथ, हार्डनेस और कलर इंपार्ट करता है।
आयरन ऑक्साइड भी स्ट्रेंथ हार्डनेस कलर इंपार्ट करता था, मैग्नीशिया भी स्ट्रेंथ हार्डनेस कलर इंपार्ट करता है, ठीक है। कौन सा कलर? येलोइश कलर इंपार्ट करता है, ठीक है। अगर मैग्नीशिया एक्सेस अमाउंट में होगा सो इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड, ये भी सीमेंट को अनसाउंड बना देगा। जिस तरीके से लाइम अगर एक्सेस में हो रहा था तो सीमेंट को अनसाउंड कर रहा था, सेम उसी तरीके से मैग्नीशिया की अगर हम एक्सेस अमाउंट में यूज कर लेंगे मैग्नीशिया, ये भी क्या करेगा? ये भी सीमेंट को अनसाउंड बना देगा। ये तो बात हो गया मैग्नीशिया का। अब इसके बाद क्या था? इसके बाद सल्फर था। सल्फर भी क्या करता है? सीमेंट को अनसाउंड बनाता है। अगर सल्फर परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है तो ये भी सीमेंट को अनसाउंड बना देगा। इसका मतलब ओवरऑल आपके पास 3 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो अनसाउंडनेस के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। पहला लाइम हो गया, दूसरा मैग्नीशिया हो गया, तीसरा सल्फर हो गया। ये तो बात हो गया सल्फर का। अब हम बात करते हैं लास्ट में एल्कली। एल्कली क्या करता है? एल्कली जैसे सोडा और पोटास हो गया, ये क्या काम करता है? ये रिस्पॉन्सिबल है एफ्लोरेसेंस के लिए। ये एफ्लोरेसेंस कॉज करता है किसमें? स्ट्रक्चर में, ठीक है। एफ्लोरेसेंस कॉज करता है। और दूसरा ये बात है कि ये सीमेंट का हाइड्रेशन को एक्सेलरेट करता है, सेटिंग टाइम को ये एक्सेलरेट करवा देता है। अगर सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करवाता है इसका मतलब क्या? एल्कली की वजह से आपको क्रैक्स देखने को मिलते हैं कहाँ पे? स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये तो बात हो गया इंग्रेडिएंट्स का। अब आपके पास था बॉक्स कंपाउंड। इसके बाद आपके पास क्या था? बॉक्स कंपाउंड। आपके पास टोटल 4 बॉक्स कंपाउंड थे, ठीक है। पहला कौन सा था? पहला था ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3S। दूसरा क्या था? डाई कैल्शियम सिलिकेट। फिर उसके बाद क्या? थर्ड वन क्या था? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और चौथा क्या था? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, ठीक है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। ये तो हो गया 4 बॉक्स कंपाउंड। ये 4 बॉक्स कंपाउंड हैं, ठीक है। पहला हो गया एलाइट, दूसरा हो गया बेलाइट, तीसरा हो गया सेलाइट और चौथा क्या हो गया? फेलाइट, ठीक है। ये 4 बॉक्स कंपाउंड है। अगर हम इनके परसेंटेज की बात करें तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S का जो परसेंटेज निकल के आता है वो निकल के आता है 45 से लेकर 65% के आसपास। 45 से लेकर 65% के आसपास जो सबसे हायर परसेंटेज होता है किसमें? सीमेंट में होता है C3S का। और ये परसेंटेज निकल के आता है कितना? 45 से 65% के आसपास। अब अगर हम बात करें डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S की थी, इसका जो परसेंटेज होता है ये कितना होता है? ये होता है 15 से लेकर 35% तक। तो जो C2S का क्वांटिटी होता है वो 15 से 35% तक होता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें किसका? C3A, ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसका जो परसेंटेज निकल के आता है वो 4 से 14% तक निकल के आता है, 4 से 14% तक। लास्ट में टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट है C4AF। इसका जो परसेंटेज निकल के आता है वो निकल के आता है कितना? 10 से लेके 18% तक, ठीक है। 10 से 18% तक किसका निकल के आता है? C4AF का। ये तो परसेंटेज की बात हुआ। अब ये सारे बॉक्स कंपाउंड इनके भी कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो अगर हम C3S की बात करें तो C3S के अगर हम हाइड्रेशन की बात करें तो ये तो अभी हमने परसेंटेज की बात करा। अब C3S का इसका हाइड्रेशन कंप्लीट होने में आपको कितने? 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। मतलब क्या है? अगर C3S का जो हाइड्रेशन होता है वो उसको कंप्लीट होने में 1 से 2 हफ्ते, विद इन वीक, 1 वीक के अंदर में ये क्या करता है? ये हाइड्रेट करता है, ठीक है। दूसरी बात है ये अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सीमेंट में अर्ली स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है। तो किसकी बात करते हैं हम? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की बात करते हैं, C3S की बात करते हैं। ये सीमेंट में अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको जो सीमेंट में 14 से लेकर 28, 7 से लेकर 28 दिन के बीच में जो स्ट्रेंथ देखने को मिलता है वो ड्यू टू ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से मिलता है। तो ये सीमेंट में अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरी बात है ये सीमेंट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट द फ्रीजिंग एंड थॉइंग। ये फ्रीजिंग एंड थॉइंग के अगेंस्ट क्या करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अगेंस्ट द फ्रीजिंग एंड थॉइंग क्या करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ऐसे कंट्रीज जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होते हैं, वहाँ पे हम C3S के अमाउंट को क्या कर लेते हैं? सीमेंट में बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ताकि ये क्या करता है? ये अगेंस्ट द फ्रीजिंग एंड थॉइंग क्या करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। दूसरी बात क्या है कि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन C2S से ज़्यादा निकल के आता है। और कितना निकल के आता है? 500 जूल पर ग्राम के आसपास इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन निकल के आता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर कहीं पे मास कंक्रीटिंग कर रहे होंगे, मास कंक्रीटिंग वाले जगह पे हम सीमेंट में C3S के अमाउंट कम रखेंगे। क्यों कम रखेंगे? क्योंकि ये इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे स्ट्रक्चर में क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि मास कंक्रीटिंग के केस में हम C3S का अमाउंट कम रखते हैं। क्यों कम रखते हैं? क्योंकि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है। और जब हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो सीमेंट में ये स्ट्रक्चर में क्या करेगा? क्रैक्स जनरेट करवाएगा, ठीक है। ये तो बात हुआ C3S का। अब हम अगर बात करें कि C3S कहाँ पे यूज करते हैं तो देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, इसकी जो प्रॉपर्टी क्या निकल के आएगी यही हमको बताएगा कि सीमेंट में हम C3S के अमाउंट को ज़्यादा कब रखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये थी कि ये अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका मतलब जहाँ पे हमको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए होगा वहाँ पे हम C3S का अमाउंट बढ़ा लेंगे। तो हमको अर्ली स्ट्रेंथ कहाँ चाहिए? जैसे आपका होगा पेमेंट कंस्ट्रक्शन में हमको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए होता है। प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में हमको क्या चाहिए होगा? अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए होगा।
ठीक है। और ऐसे जगह पे, ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पे जहां पे हमको क्या करना होगा, अपने कंस्ट्रक्शन स्पीड को बढ़ाना होगा, उसके लिए क्या करेंगे, जो मेरा कंस्ट्रक्शन साइट पे फ्रेमवर्क यूज हुआ होगा उसको हम वापस से दूसरे जगह, दूसरे स्थान पे उसको एज ए फ्रेमवर्क यूज करना चाह रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जहां पे फ्रेमवर्क यूज हुआ वो जल्दी से फ्री हो। अगर वो जल्दी से फ्री हो तो ऐसे जगह पे जहां पे हमको स्पीडी कंस्ट्रक्शन करवाना होगा वहां पे हम क्या करेंगे, C3S के अमाउंट को बढ़वा लेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गया C3S का। अब हम बात करते हैं C2S का, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, इसका परसेंटेज मैंने बता दिया 15 से लेकर 35% के आसपास निकल के आता है। ठीक है, अब अगर 15 से लेकर 35% के आसपास निकल के आता है, और ये क्या करता है, ये सीमेंट में रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोल दो या लेटर स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट ये बोल सकते हो। तो C2S इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ और फॉर द लेटर स्ट्रेंथ। अब फॉर द प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ये क्या करता है, ये सीमेंट में प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ जनरेट करवाता है। लेटर स्ट्रेंथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, C2S रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया, जहां पे हमको अल्टीमेट स्ट्रेंथ या जहां पे हमको लेट में स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होगा वहां पे हम क्या करेंगे, C2S की मात्रा को बढ़ा देंगे। और दूसरा इसका क्या प्रॉपर्टी है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द केमिकल अटैक। क्यों, क्योंकि इसका हाइड्रेशन होने में 1 साल लगता है। C3S के हाइड्रेशन में आपको कितने टाइम लगता था, 1 से 2 वीक लगता था, और C2S के हाइड्रेशन में टोटल ऑलमोस्ट 1 साल निकल के आता है। 1 साल के आसपास में इसका हाइड्रेशन कंप्लीट होता है। इसका मतलब अगर इसके हाइड्रेशन का रेट इतना स्लो है तो ये क्या करेगा, इसका रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होगा, स्लो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए क्या है, लेटर स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये तो बात हो गया C2S का। तो C2S क्या करता है, केमिकल अटैक के अगेंस्ट क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और एक और इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, इसका हम यूज करते हैं मास कंक्रीटिंग में। मास कंक्रीटिंग में जहाँ पे हमको अर्ली स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन हमको क्या चाहिए होता है, हमको ये चाहिए होता है कि अगेंस्ट द केमिकल अगेंस्ट क्या मिले, केमिकल के अगेंस्ट हमको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिले। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेते हैं, C2S की क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं। ये तो बात हो गया C2S कहाँ पे हम यूज करते हैं, जैसे डैम हो गया, वियर हो गया, बैराज हो गया, जितने भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हुए वहाँ पे हम क्या करते हैं, C3S के अमाउंट को कम करते हैं और C2S के अमाउंट को बढ़ा लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि ट्राई कैल्शियम एलिमेंट, तो ट्राई कैल्शियम एलिमेंट का जो परसेंटेज होता है वो निकल के आता है 4 से 14% तक। ठीक है, और इसका जो हाइड्रेशन होता है, इसका हाइड्रेशन का रेट बहुत फास्ट होता है। ये विद इन अ डे मतलब विद इन 24 आवर्स के अंदर इसका हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है। और ये कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा सीमेंटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं करता, ये स्ट्रेंथ को रिड्यूस करवाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत कम इसके सीमेंटिंग जो स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ नहीं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया C3A की बात। ठीक है, अब अगर हम बात करें लास्ट में किसका, C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये सीमेंट में कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं करता, कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट नहीं करता है, और ये सबसे बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी यहाँ निकाल के देता है। ये तो हो गया C4AF की बात। तो ये तो बात हो गई कि पिछले क्लास में हमने इंग्रेडिएंट्स और बॉक्स कंपाउंड की बात कर लिए थे। अब हम आज के क्वेश्चन पे आते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, एक बार आपका रिवीजन यहाँ पे हो जा रहा है, फिर आप ट्राई करिए जितना से जितना ज़्यादा रिवीजन हो पाए क्वेश्चन के थ्रू। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आ रहा है बॉक्स कंपाउंड पे, सारे बॉक्स कंपाउंड का परसेंटेज, सारे बॉक्स कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक आपके माइंड में चलना चाहिए। अगर कोई भी आप बॉक्स कंपाउंड का क्वेश्चन देख रहे हो, कहीं भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पे जैसे ही बॉक्स कंपाउंड की बात आया, आपके माइंड में एक साथ सारे बॉक्स कंपाउंड का फंक्शनिंग चलना चाहिए। ठीक है, यही रिवीजन का प्रॉफिट है कि आपको एग्जाम में तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि हाँ बॉक्स कंपाउंड में क्या था, C3S था, उसका क्या प्रॉपर्टी था, C2S का था, उसका क्या प्रॉपर्टी था। ये सारे पॉइंट आपको एकदम टिप पर रटे होने चाहिए अगर आप BMC में अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो। ठीक है, अब BMC एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप आसानी से बहुत कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसलिए इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की होता है। इसमें कॉन्सेप्ट कम है, आपको रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा, रटने वाली चीज़ ज़्यादा है तो रिवीजन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधे बॉक्स कंपाउंड भी है। वापस से सवाल बॉक्स कंपाउंड है, आप इसको रीड कर लो, देख लो क्या है। तो आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वो क्या पूछा जाए, विच सीमेंट हैज द हायर कोरोजन रेजिस्टेंस। अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी केमिकल के अगेंस्ट क्या करेगा, रेजिस्टेंस कौन सा ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, अगर हम उसमें C2S की मात्रा क्या कर दें, इंक्रीज करवा दें। ठीक है, तो इस बात को आप समझो कि आपसे क्या पूछा गया, हायर कोरोजन रेजिस्टेंस पूछा गया। अगर हायर कोरोजन रेजिस्टेंस पूछा गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे, अपने सीमेंट में C3S की क्वांटिटी को कम कराओगे और C2S की क्वांटिटी को बढ़ा लोगे। ठीक है, क्योंकि देखो एक बात समझना, जो सीमेंट में C3S और C2S क्या करते हैं, यही मिलके स्ट्रेंथ इंपार्ट करते हैं।
तो सीमेंट में स्ट्रेंथ इंपार्ट कौन करता है? C3S प्लस C2S। अर्ली स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? C3S प्रोवाइड करता है। और लेटर स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? C2S प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि केमिकल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? C2S प्रोवाइड करता है। रीजन समझो, रीजन क्या है कि केमिकल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्यों प्रोवाइड करता है? इसके पास रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसके हाइड्रेशन में कितने टाइम लग जाते हैं? 1 साल के आसपास टाइम निकल के आता है। इसका हाइड्रेशन 1 साल के आसपास निकल के आता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो रेट ऑफ हाइड्रेशन वो स्लो है। अगर ये रेट ऑफ हाइड्रेशन स्लो है तो केमिकल का जो अटैक है, केमिकल इसके साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिएक्शन ही लेट से स्टार्ट करता है। C2S जो है ये रिएक्शन ही लेट से स्टार्ट करता है। अगर ये C2S रिएक्शन लेट से स्टार्ट करता है, इसका मतलब जो भी केमिकल्स है जो कोरोजन के लिए क्या है, जो कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे सल्फर क्या है? सल्फर कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सल्फर रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा C2S के साथ, क्योंकि C2S क्या करता है? अर्ली स्ट्रेंथ में रिएक्शन करता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोरोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा? C2S प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, देखना अगला क्वेश्चन क्या है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि 14 से 28 दिन में जो शुरू के 14 to 28 डेज होते हैं, इसमें स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? वापस हम वही बात है कि C3S किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? C3S अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और C2S लेटर स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये हो गया कि 14 से 28 दिन में आपको स्ट्रेंथ कौन निकाल के देगा? स्ट्रेंथ आपको निकाल के देगा C3S। ठीक है, स्टार्टिंग के 14 से 28 दिन में स्ट्रेंथ कौन निकाल के देगा? C3S निकाल के देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये तो हो गया आपके पास 2 क्वेश्चन किसके? बॉक्स कंपाउंड के, और बाकी क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में कर लिया था। ठीक है, अब आज का हम जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि जो हमको आज करना है। आज हमका जो करना है उसको देखो क्या है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो क्लीन यूज होता है, जो रोटरी क्लीन यूज होता है, उस रोटरी क्लीन का स्पीड कितना होता है? आपके स्पीड पे क्वेश्चन पूछा गया कि रोटरी क्लीन का स्पीड कितना होता है। तो रोटरी क्लीन क्या? ये देखो है क्या? अरे रोटरी क्लीन कुछ भी नहीं है, ये भट्टी है जिसमें हम सीमेंट को बर्न करते हैं। ठीक है, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जिस भट्टी में हम सीमेंट को बर्न करते हैं उसी भट्टी को हम क्लीन बोलते हैं। क्लीन मतलब क्या हो गया? भट्टी हो गया। और रोटरी क्लीन का होने का क्या मतलब है? ये जो भट्टी होती है ना, ये अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होती है। ये जो सीमेंट क्लिंकरिंग, जो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में हम जो भट्टी यूज करते हैं, जहाँ पे हम सीमेंट को बर्न करवाते हैं, जहाँ पे हम सीमेंट को क्या करते हैं? बर्न, जहाँ पे सीमेंट की बर्निंग करते हैं, वो जो भट्टी होती है वो अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट क्या करती है? रोटेट करती है। अगर ये अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो आपसे उसका स्पीड पूछा गया है। ठीक है, तो जो स्पीड निकल के आती है, ये कितना निकल के आती है? 1 से 3 RPM के आसपास निकल के आती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। किस पे क्वेश्चन पूछ लिया? जो रोटरी क्लीन यूज होता है किसमें? सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पे बर्निंग के लिए जो हम यूज करते हैं, जो भट्टी हम बर्निंग के लिए यूज करते हैं, उस भट्टी का स्पीड पूछा गया कितना होता है। ठीक है, तो 1 से 3 RPM होता है। ठीक है, जल्दी से हम इसी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक बार समझ लेते हैं। सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? ठीक है, जल्दी से हम इसी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या, मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या करते हैं सीमेंट को, इस बात को हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो सबसे सिंपल सा बात है, जब हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वहाँ पे बेसिक तीन सीक्वेंस हैं यहाँ पे। पहला काम क्या करते हैं? हम पहले मिक्सिंग करते हैं इंग्रेडिएंट्स का। जो हमको इंग्रेडिएंट्स लगने हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स लगने हैं सीमेंट बनाने में, अभी बात करते हैं। लेकिन पहले एक बात समझो, जो पहला प्रोसेस है वो क्या करते हैं? पहले मिक्सिंग करते हैं इंग्रेडिएंट्स का। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे? उसको हम क्या करेंगे? भट्टी के अंदर उसको गर्म करेंगे। जो ठीक है, जो सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स है उसको हम क्या, मिक्सिंग के बाद उस मिक्सर को क्या कर रहे हैं? क्लीन में अपने भट्टी में ले जाकर उसको गर्म करेंगे। उसका जो तीसरा प्रोसेस है वो ग्राइंडिंग है। ग्राइंडिंग क्या? जब हम भट्टी में इस मिक्सर को गर्म करते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किया है सीमेंट को बनाने में, ठीक है, वो इंग्रेडिएंट जब हम भट्टी में उसको गर्म करते हैं तो वहाँ पे सीमेंट का क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं। जो सीमेंट का क्लिंकर्स का क्या मतलब है? सीमेंट के थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब जब सीमेंट के बड़े पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, उस सीमेंट के बड़े पार्टिकल्स हम क्या करते हैं? वापस से ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, कहाँ पे ग्राइंडिंग करते हैं अभी समझते हैं। तो ये 3 प्रोसेस पहले ये समझ जाओ कि हमको 3 काम करना है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग को। 3 काम करना है। पहला मिक्सिंग करना है, दूसरा क्या करना है? दूसरा बर्निंग करना, तीसरा क्या करना है? तीसरा ग्राइंडिंग करना। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट में आप लोग पढ़ेंगे 2 प्रोसेस निकल के आता है। एक बार जल्दी से उसको रिवाइज करेंगे। पहला ड्राई प्रोसेस है, दूसरा वेट प्रोसेस है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन लगा रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा फोकस क्वेश्चन पे करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं। उसी के साथ साथ हम एक बार जल्दी से सारे प्रोसेस को देखते चलेंगे कि ये
और बाकी उससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो एक बार ड्राई प्रोसेस जल्दी से समझते हैं कि ड्राई प्रोसेस क्या है, ठीक है। ये ड्राई प्रोसेस है, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस? ड्राई प्रोसेस है, ठीक है। ये ड्राई प्रोसेस है। देखो होता क्या है, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको जो सबसे पहले जिस इंग्रेडिएंट का नीड है उस इंग्रेडिएंट को लेके आएंगे। तो सीमेंट अपना बनता है कैल्सीरियस कंपाउंड और अर्जिलियस कंपाउंड से। जो सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है? वो है कैल्सीरियस मटेरियल और अर्जिलियस मटेरियल। कैल्सीरियस मटेरियल में क्या होगा, जैसे हम कैल्सीरियस मटेरियल में एक एग्जांपल लेते हैं लाइमस्टोन। हम सीमेंट बनाते हैं किससे? लाइमस्टोन से। और अर्जिलियस मटेरियल क्या होता है? अपने पास क्ले होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैल्सीरियस कंपाउंड और अर्जिलियस कंपाउंड को लेके आते हैं, ठीक है। अब ये कैल्सीरियस कंपाउंड और अर्जिलियस कंपाउंड मिलेंगे कहाँ से? ये कहाँ से मिलेंगे? ये धरती से मिलेंगे। ये ये क्या होता है? ये जितने, जैसे ये लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन आपको कहाँ से मिलेगा? रॉक से मिलेंगे। रॉक कहाँ मिलेगा? रॉक धरती से मिलेगा। अब कहीं से भी क्या करोगे, लाइमस्टोन से आपको लाइम मिल जाएगा और यहाँ से क्या अर्जिलियस मटेरियल क्या कर दोगे, आपको अर्थ से क्ले मिल जाएगा। इन दोनों मटेरियल को लेके आओगे। अब जब लाइमस्टोन लेके आओगे तो लाइमस्टोन में जो लाइम होगा वो रॉक के फॉर्म में होगा। तो जो मेरा सबसे पहला काम होगा, इस जो बड़े बड़े रॉक हमने लेके आए उसको पहले क्या करेंगे, क्रशर में उसको छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे पहला काम करोगे, जो आप लाइमस्टोन लेके लाओगे उसको क्रशर में ले आके क्या करेंगे, उसको क्रशिंग करेंगे उसका। और क्रशिंग करने से होगा क्या? कुछ नहीं होगा, बस बड़े पार्टिकल को हम क्या करेंगे, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेंगे। क्रशिंग में क्या करेंगे, क्रशिंग में क्या होता है, क्रशिंग में कुछ नहीं होगा, बस बड़े पार्टिकल को हम लोग क्या करेंगे, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सेम कहानी यहाँ पे करेंगे। जो हम क्ले लेके आए हैं, जो हम अर्थ पे से कहीं से भी क्ले लेके आए हैं, उस क्ले को क्या करेंगे, उस क्ले के अगर बड़े पार्टिकल हैं तो उस बड़े पार्टिकल को क्रशर में ले जाके उसको क्रशिंग करेंगे। और क्रशिंग करने से क्या होगा, पार्टिकल का साइज को क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सा बात है। अगला क्या है, अब उसके बाद क्या हो गया, अभी तो क्या हुआ, अभी तो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल को हमने कुछ छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया, ठीक है, क्रशर में। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसकी फाइन ग्राइंडिंग करेंगे। फाइन ग्राइंडिंग कहाँ पे करेंगे, अब उसको हम बाल मिल या ट्यूब मिल में क्या करेंगे, उस मटेरियल की ग्राइंडिंग करेंगे। तो अब इसके बाद जो अगला स्टेप था फाइन ग्राइंडिंग, तो दोनों को सेपरेटली, कैल्सीरियस मटेरियल को अलग और अर्जिलियस मटेरियल को अलग, इन दोनों को अलग अलग बाल में क्या करेंगे, इसकी क्रशिंग कर लेंगे, ग्राइंडिंग कर लेंगे, ठीक है। एक बार जब कैल्सीरियस कंपाउंड और अर्जिलियस कंपाउंड की ग्राइंडिंग हो जाएगी तो अब उसको क्या करेंगे, ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, एक करेक्ट प्रोपोर्शन में उसकी मिक्सिंग करेंगे, ठीक है। एक बार जब ग्राइंडिंग हो गई कैल्सीरियस कंपाउंड और अर्जिलियस कंपाउंड की, अब हमको क्या करना है, उसकी मिक्सिंग करना है, ठीक है। मिक्सिंग करना तो किस प्रोपोर्शन में करना है वो हमने पीछे बताया था कि सीमेंट में हमको लाइम कितना चाहिए, हमको सिलिका कितना चाहिए और बाकी इंग्रेडिएंट कितना चाहिए, इसका परसेंटेज अब हमको पता है। तो अब हम जब इसकी मिक्सिंग करेंगे तो अब हमको पता होगा कि लाइम की मिक्सिंग कितनी करनी है और सिलिका की मिक्सिंग, सिलिका मतलब क्ले हो गया, क्ले की मिक्सिंग कितनी करनी है। इसका मतलब हो गया कि जो पहला स्टेप है सीमेंट का, अभी हमने आपको क्या बताया था कि सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में जो आपका पहला स्टेप निकल के आएगा वो निकल गया मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अब मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स कहाँ पे करोगे, यहाँ पे आप मिक्सिंग अब कर ले, किस प्रोपोर्शन में, जो भी प्रोपोर्शन आपसे पहले डिस्कस किया गया कि इंग्रेडिएंट्स कौन सा इंग्रेडिएंट्स का अमाउंट कितना चाहिए होगा, तो करेक्ट प्रोपोर्शन में पहले मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद हम करते हैं प्री हीटिंग, ठीक है। अब ये प्री हीटिंग कैसे करेंगे ये बात अभी हम समझते हैं, बट अभी के लिए हम ये समझ लें कि मिक्सिंग के बाद हम प्री हीटिंग करते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पे टेम्परेचर प्री हीटिंग के टाइम पे टेम्परेचर कितना होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये किससे प्री हीटिंग करवाते हैं, ये एग्जॉस्ट गैस से प्री हीटिंग करवाते हैं। अब बात ये फंसती है कि ये एग्जॉस्ट गैस आपके पास आता कहाँ से, ये एग्जॉस्ट गैस आपके पास आता कहाँ से, इसका डिस्कशन अभी हम करते हैं। एक बार एग्जॉस्ट गैस को आप छोड़ो, आप इस पे आओ कि एक बार जब प्री हीटिंग करवा लिए उसके बाद क्या करोगे, अब हमको इसको कहाँ पहुँचाना है, अब हमें इसको पहुँचाना है कहाँ पे, भट्टी में। अब इसको हमको पहुंचाना है भट्टी में, जहाँ पे हम सीमेंट को बर्न करेंगे, ठीक है। अब हम इसको रोटरी क्लीन में पहुंचाएंगे। इस रोटरी क्लीन में क्या करना, कुछ नहीं करना, बस जो मिक्सिंग करने के बाद जो आपको इंग्रेडिएंट मिला है उसकी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बर्निंग करेंगे। तो यहाँ पे बर्निंग होगा और बर्निंग के टाइम पे टेम्परेचर कितना होगा, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या करेंगे, रोटरी क्लीन में सीमेंट की बर्निंग करेंगे। अब एक बात समझो, जब आप सीमेंट की बर्निंग करोगे वहाँ से कुछ हीट इवॉल्व होगा, यहाँ से कुछ हीट इवॉल्व होगा, ठीक है, यहाँ से कुछ हीट इवॉल्व होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी हीट का हम यूज कर लेंगे किसमें, इसी हीट का यूज कर लेंगे यहाँ पे प्री हीटिंग में, ठीक है। जो रोटरी क्लीन से आपको हीट जनरेट हो रहा है बर्निंग के टाइम पे, उसी हीट को हम यूज कर लेंगे
जो इसके पहले मिक्सर का क्या कर रहे थे, प्री हीटिंग कर रहे थे, और वहाँ पे कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो यही एग्जॉस्ट गैस, ये एग्जॉस्ट गैस कहाँ से मिलता है, आपको रोटरी क्लीन से ही मिलता है, आपको रोटरी क्लीन से ही मिलता है एग्जॉस्ट गैस। और इसी एग्जॉस्ट गैस से आप क्या करते हो, प्री हीटिंग करते हो। प्री हीटिंग से प्रॉफिट क्या निकल के आता है, प्री हीटिंग से प्रॉफिट ये निकल के आता है कि यहाँ पे हमको टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब अगर सीमेंट के पार्टिकल्स जो आप रोटरी क्लीन में जब आपके ये मिक्सर के पार्टिकल आ रहे होंगे, अगर हम प्री हीटिंग किए होंगे तो उसका टेम्परेचर पहले से कुछ ज़्यादा रहा होगा, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर निकल के आएगा। अगर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर निकल के आएगा तो अब उसके टेम्परेचर को उस अमाउंट से 1400 से लेकर 1600 तक पहुंचाने में कम एनर्जी देना पड़ेगा, कम हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर कम हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, आपका कास्ट सेव होगा, ठीक है, आपका पैसा सेव होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से आप इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि कास्ट इफेक्टिव हो जाएगा आपका ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ा, कम प्रोवाइड करना पड़ा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं करते। अब जब एक बार आप देखो, जब एक बार रोटरी क्या होता है, रोटरी रोटेट कर रहा होता है अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। अगर जब ये अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो ये जो मिक्सर को जब हम इतने हाई टेम्परेचर पे, जब इस मिक्सर को हम इतने हाई टेम्परेचर पे बर्न करवाते हैं तो ये मिक्सर क्या करता है, ये मिक्सर थोड़ा मेल्ट होने का, मेल्ट तो नहीं होता है क्योंकि मेल्टिंग इसका जो टेम्परेचर ये मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, ये मेल्ट नहीं होता है, लेकिन इसके क्या करता है, ये जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये मिलकर बड़े पार्टिकल्स फॉर्म कर लेते हैं, बड़े पार्टिकल फॉर्म कर लेते हैं। तो ये जो क्लिंकर्स बनते हैं सीमेंट की, ये सीमेंट का क्लिंकर्स का जो साइज होता है वो 5 से 25 mm, 5 से लेकर 25 mm के आसपास निकल के आता है। तो जो छोटे पार्टिकल्स रोटरी क्लीन में इस रोटेशन की वजह से बड़े छोटे थोड़े बड़े बड़े क्लिंकर्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और इस क्लिंकर्स का जो साइज निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 5 से लेकर 25 mm तक, ठीक है, 5 से 25 mm तक। इसका मतलब ये होगा जो सीमेंट का रोटरी क्लीन से आपको पहले क्या मिलता है, सीमेंट का क्लिंकर्स मिलते हैं। अब वापस से अब हमको करना क्या होता है, अब वापस हम इस सीमेंट क्लिंकर्स को वापस से बाल मिल या ट्यूब मिल में ले आते हैं जहाँ पे इसकी ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो अब हम इस सीमेंट क्लिंकर से ग्राइंडिंग करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, अपने सिलॉक्स में डालते हैं, साइलोस से हम क्या करते हैं, पैकिंग प्लांट में लाते हैं जहाँ पे सीमेंट के हम बैग बना लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम सीमेंट के बैग्स बनाते हैं। तो ये ड्राई प्रोसेस हो गया। अब हम जल्दी से बात करते हैं वेट प्रोसेस में क्या है। तो सिमिलर मेथड है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें क्या करते हैं, आर्जिलियस कंपाउंड को मिक्सिंग के पहले इसमें वाटर मिला लेते हैं, ठीक है। आर्जिलियस कंपाउंड में मिक्सिंग से पहले क्या मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं। अच्छा, वाटर मिलाने से क्या फायदा हो गया, वाटर मिलाने से ये हुआ कि अब जब हम इन दोनों की मिक्सिंग करेंगे तो मिक्सिंग के पहले ये जो आर्जिलियस मटेरियल है ये किस फॉर्म होगा, ये स्लरी के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये जो आर्जिलियस मटेरियल है मिक्सिंग के पहले ये स्लरी के फॉर्म में होगा, और जब ये स्लरी के फॉर्म में होगा तो जब हम मिक्सिंग करेंगे कहाँ पे, बाल मिल या फिर बाल मिल में या ट्यूब मिल में जब हम मिक्सिंग करेंगे तो ये वेट ग्राइंडिंग हो यहाँ पे, क्योंकि ये क्या होगा, आर्जिलियस कंपाउंड वेट फॉर्म में होगा। अगर ये वेट फॉर्म में होगा तो जब इससे कैल्शियस कंपाउंड मिलेगा तो ये दोनों मिलके वेट फॉर्म में ग्राइंडिंग यहाँ पे होगा और आपको स्लरी देखने को मिलेगा। स्लरी मतलब क्या, स्लरी मतलब कुछ नहीं है, कीचड़। कीचड़ का मतलब क्या हो गया कि इसका एक कीचड़ फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक पेस्ट बन जाएगा, एक पेस्ट के फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे इसका ग्राइंडिंग होगा, ठीक है। अब वापस से सेम प्रोसेस, कुछ नहीं करना, फिर इसको आप क्या करोगे, इसको प्रॉपर ब्लेंडिंग कर लोगे। ब्लेंडिंग का मतलब वापस से यहाँ मिक्सिंग ही है, ठीक है। यहाँ इसको प्रॉपर ब्लेंडिंग करोगे, जो भी करेक्ट प्रोपोर्शन होगा आपका। उसके बाद फिर इसको क्या ले जाओगे रोटरी क्लीन में, तो उसका सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, मोर एनर्जी देना पड़ेगा। ड्राई प्रोसेस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपको यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ये इसका कास्ट, इस प्रोसेस का जो कॉस्ट निकल गया ज़्यादा निकल गया। लेकिन इसका प्रॉफिट क्या, इसका प्रॉफिट ये है कि अगर हम जब वेट ग्राइंडिंग कर रहे होंगे, जब हम दोनों कैल्शियस कंपाउंड और आर्जिलियस कंपाउंड का वेट ग्राइंडिंग करेंगे तो वहाँ को आपको होमोजीनियस मिक्सर मिलेगा, ज़्यादा मोर होमोजीनियस मिक्सर मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे होमोजीनिटी कितना होता है, ज़्यादा होता है, किस प्रोसेस से, उससे ड्राई प्रोसेस से, ठीक है। तो यहाँ पे होमोजेनिटी ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा होमोजेनियस स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगा, किसमें, वेट प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। तो ये तो बात हो गया किसका, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का, ठीक है। ये बात हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का। अब हम जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पे क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे टेम्परेचर कितना था, वापस हमने आपको बताया था 1400 से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। रोटरी क्लीन में आपके भट्टी में जब आप अपने सीमेंट को गर्म कर रहे होगे, जब आप अपने सीमेंट को बर्न कर रहे होगे, उस टाइम पर टेम्परेचर कितना मेंटेन रखते हैं, 1400 से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब प्री हीटिंग के टाइम पे टेम्परेचर कितना होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। प्री हीटिंग के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो बात हो गया किसका, टेम्परेचर का। अब अगला क्वेश्चन देखना क्या,
ठीक है। अभी हम एक और बात यहाँ पे बता दें कि सर आप जब बाल मिल में वापस जब सीमेंट क्लिंकर से ग्राइंडिंग कर रहे होते बाल मिल में, ठीक है, जब बाल मिल में सीमेंट क्लिंकर से ग्राइंडिंग कर रहे होते तो इसमें 2 से 3% क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं, ठीक है। बाल मिल में जब एक बार रोटरी क्लीन में सीमेंट का क्लिंकर्स फॉर्म हो गए तो उसकी हम क्या करते हैं, बाल मिल में ग्राइंडिंग करते हैं, और ग्राइंडिंग के टाइम पे हम उसमें क्या कर देते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं। अब कितना जिप्सम ऐड करते हैं, 2 से 3% के आसपास, 2 से लेकर 3% के आसपास क्या करते हैं, जिप्सम ऐड कर देते हैं। और ये जिप्सम क्यों ऐड करते हैं, तो जो जिप्सम है वो एक्ट करता है एज ए रिटार्डर। तो जिप्सम एक्ट करता है एज ए रिटार्डर, मतलब क्या करता है, ये सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, ठीक है। अगर आपको सेटिंग टाइम को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, एज ए रिटार्डर यूज कर लेते हैं जिप्सम। तो जिप्सम यूज कहाँ पे करते हैं, जब क्लिंकर एक बार बन जाते हैं और जब हम उसकी ग्राइंडिंग करते हैं बाल मिल में, जब हम बाल मिल में ग्राइंडिंग करते हैं उस टाइम हम क्या ऐड कर देते हैं जिप्सम। और ये जिप्सम क्या इंपार्ट करता है, इसी पे सवाल है, ठीक है। ये जिप्सम क्या इंपार्ट करता है, इसी पे ये सवाल है, ठीक है। ये क्या करता है, सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया, डी पार्ट, ठीक है। ये सेटिंग को रिटार्ड करता है, इसका मतलब सेटिंग टाइम को इंक्रीज करवाता है, इसका मतलब क्या करता है, ये सेटिंग टाइम को एडजस्ट करवाता है, ठीक है। सेटिंग टाइम को एडजस्ट करवाता है। आपको जितना सेटिंग टाइम होगा उसी के हिसाब से आप अपने जिप्सम के क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। और इन जनरल कंडीशन ओपीसी सीमेंट में जो जिप्सम की क्वांटिटी निकल के आती है वो 3% निकल के आती है, ठीक है। कितना, ये जो क्वांटिटी भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, इस जिप्सम की क्वांटिटी पूछ लेगा, ठीक है, कि कितना % जिप्सम ओपीसी में मिलाते हैं। तो इन ओपीसी हम कितना मिलाते हैं, 2 से 3%, ठीक है। ओपीसी में हम कितना % जिप्सम मिलाते हैं, 2 से 3% जिप्सम हम मिलाते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई जिप्सम का। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा है, सिंपल क्वेश्चन, आप सबको पता होगा ये बात, ये सबको पता होगा। आप सभी लोग अपने कभी ना कभी घर बनवाए होंगे, अगर नहीं भी बनवाए होंगे कहीं ना कहीं घर बनते, कहीं ना कहीं मकान बनते, ये चीज़ आप देखे होंगे कि सीमेंट यूज होते हुए देखे होंगे। और सीमेंट किस में आता है, सीमेंट एक बोरी में आता है, एक बैग में सीमेंट आता है। आपसे बस सिंपल सा बात है, ये पूछा गया उस बोरी का वेट बता दो कितना है, आपको पता कितना होता है, 50 kg, ठीक है। तो जो सीमेंट के बोरी का वेट होता है कितना होता है, 50 kg, 50 kg वेट होता है। और हाँ, ये तो बात हो गया वेट का। अगर हम बात करें, ये तो बात हो गया वेट का, वेट कितना होता है, वेट हो गया 50 kg, वेट कितना हो गया 50 kg। दूसरा बात, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम कितना होता है, 35 लीटर होता है। कितना होता है, 35 लीटर, या इसको अगर मीटर क्यूब मिलेगा 0.035 मीटर क्यूब, इतना तो इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। और अगर हम सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 3.15, ठीक है। इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीमेंट के बोरी का वेट कितना होता है, 50 kg होता है, और इसका वॉल्यूम कितना होता है, 35 लीटर, मतलब 0.035 मीटर क्यूब, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है सीमेंट का, ये 3.15 होता है, ठीक है। ये तो बेसिक बात है, ये सबको पता होगा कि सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 3.15 होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हम थोड़ा जल्दी क्वेश्चन को कवर करवाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके, ताकि अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आप वहाँ पे देखते ही टिक मार पाओ, ठीक है, आप वहाँ पे देखते टिक मार पाओ। अगला क्वेश्चन एक बार रीड करना। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया फील्ड टेस्ट पे, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। टेस्टिंग में भी कौन सा टेस्ट है, या फील्ड टेस्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि गुड सीमेंट, अच्छे सीमेंट के लिए जो फील्ड टेस्ट हम करते हैं वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी निकल के आनी चाहिए। हम फील्ड टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किस पे बात कर रहे हैं, फील्ड टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो एक बात समझना, देखो सबसे पहली बात है कि सीमेंट की टेस्टिंग हम करते क्यों है, सबसे बेसिक बात है कि सीमेंट की टेस्टिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जिस प्रॉपर्टी की नीड है सीमेंट से, हमको जिस प्रॉपर्टी की नीड है, जितना हमको स्ट्रेंथ चाहिए, जितना हमको बाइंडिंग प्रॉपर्टी चाहिए, सीमेंट की फाइननेस कितनी होनी चाहिए, इन सारे प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट की टेस्टिंग करते हैं। किसी भी चीज़ की टेस्टिंग क्यों करते हैं कि जिस प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेशन हमको उस मटेरियल से क्या वो मटेरियल उतनी प्रॉपर्टी दे पा रही निकाल के, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि टेस्टिंग क्यों करते हैं कि ताकि हमको क्या मिल पाए, ताकि हमको
जो सीमेंट की प्रॉपर्टी हमको चाहिए वो प्रॉपर्टी सीमेंट के पास है कि नहीं, इस बात को हम चेक कर पाएँ। अब सीमेंट की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए आपके पास दो तरीका है, दो टाइप के टेस्ट है। एक तो फील्ड टेस्ट है, दूसरा कौन सा है, दूसरा लैब टेस्ट है। ठीक है, सीमेंट की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए आपके पास दो टेस्ट निकल के आते हैं, एक तो फील्ड टेस्ट है, दूसरा लैब टेस्ट है। ठीक है, दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों का अपना अपना महत्व है। फील्ड टेस्ट क्यों जरूरी है और लैब टेस्ट क्यों जरूरी है, दोनों का महत्व, दोनों इंपॉर्टेंस है, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। फील्ड टेस्ट में क्या करते हैं, फील्ड टेस्ट में हम कुछ नहीं करते हैं। फील्ड टेस्ट का जो हम रिजल्ट फील्ड टेस्ट में लाते हैं, अब सीमेंट की बोरी लिए, सीमेंट की बोरी को खोलेंगे, उसमें कुछ टेस्ट करेंगे, तुरंत हाथों हाथ कुछ टेस्ट कर लेंगे और वहीं पर हम उसके रिजल्ट को रिपोर्ट कर देंगे। और ये जो रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट आपका एक्सपीरियंस बेस होगा कि आपका एक्सपीरियंस बताएगा कि ये रिजल्ट जो हम बता रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी होगी, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप उस प्रॉपर्टी को रिपोर्ट कर पाओगे फील्ड टेस्ट में। दूसरा होगा लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में क्या होगा, प्रॉपर आप ले जाओगे सीमेंट सैंपल को प्रॉपर लैब में ले जाओगे और लैब में क्या करोगे, प्रॉपर उसकी क्या करोगे, टेस्टिंग करोगे और टेस्टिंग करने के बाद आपके पास हर टेस्ट का एक रिजल्ट निकल के आएगा, प्रॉपर रिजल्ट निकल के आएगा। उस रिजल्ट को आप एनालाइज करोगे, उसके बाद आप सीमेंट की प्रॉपर्टी को क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे। बट फील्ड टेस्ट में ऐसा नहीं होगा। फील्ड टेस्ट में आप क्या करोगे, आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक रिजल्ट बता दोगे और उसी रिजल्ट के आधार पे आप उस प्रॉपर्टी को समझ जाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें फील्ड टेस्ट तो क्विक टेस्ट है, करना आसान है, लेकिन उसके रिजल्ट को समझना टफ है। क्यों टफ है, इसलिए टफ है कि ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। आप कितना आप सीमेंट को जितना ज़्यादा आप सीमेंट को यूज कर रहे होगे, आप बार बार उसकी प्रॉपर्टी चेक कर रहे होगे, तब आप बता पाओगे कि ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फील्ड टेस्ट का। सबसे पहले आप देखो फील्ड टेस्ट में आपके पास कौन कौन से टेस्ट हैं। ठीक है, आपके पास ये पूरा टेबल पड़ा हुआ है, फील्ड टेस्ट में ये पूरा टेबल पड़ा हुआ है। ये 7 टेस्ट हम फील्ड में करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करते, सबसे बेसिक काम है, कुछ नहीं करना, आपको जाना मार्केट से, आप एक बोरी सीमेंट लेके आओ, कुछ नहीं करना, मार्केट से एक बोरी सीमेंट लेके आओ। सबसे पहला काम करेंगे हम सीमेंट के कलर टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अरे आपके घर वाले बोल दिए भाई अब तुम सिविल इंजीनियर हो, तुम जाओ सीमेंट खरीद के लाओ, तो तुम जब सीमेंट खरीदने जाओगे तो क्या करोगे, अपना दिमाग लगाओगे कि कहीं दुकानदार आपको गलत सीमेंट तो नहीं बेच दिया, कहीं पुराना सीमेंट तो नहीं बेच दिया। ठीक है, ऐसा सीमेंट तो नहीं बेच दिया जिसकी हाइड्रेशन पहले उसके स्टोरेज में शुरू हो चुकी हो, वो पहले डिटोरिएट कर गया हो। तो अब आप अपना दिमाग लगाओगे तो क्या करोगे, आप सबसे पहले सीमेंट की बोरी खोलोगे, आप उसका कलर चेक करोगे। तो आपको किस कलर का सीमेंट मिलना चाहिए, ग्रीनिश ग्रे कलर का सीमेंट होना चाहिए। आप जब सीमेंट की बोरी खोलोगे तो सीमेंट का कलर होना चाहिए, वो किस कलर का होना चाहिए, ग्रे कलर का होना चाहिए। अब कितना ग्रे, ये आपका एक्सपीरियंस बताएगा कि जो हम ग्रे कलर देख रहे हैं, ये सीमेंट का जितना हमको ग्रेइश कलर मिलना चाहिए वो उतना ही कलर है, उससे कम है, उसका ज़्यादा है। ये आपका एक्सपीरियंस बताएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आप बहुत एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बता सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आपको दिख गया कि ऑलमोस्ट ग्रे कलर है, मतलब सीमेंट अपना क्या ठीक ठाक स्थिति में, सीमेंट अभी खराब नहीं हुआ है, सीमेंट अच्छे कंडीशन में, तो ये गुड सीमेंट की प्रॉपर्टी है। और उसमें फील्ड टेस्ट हम कैसे करेंगे, सिंपल सा बात है कि सीमेंट की बोरी लाएं, सबसे पहला काम आप जो करोगे, सीमेंट की बोरी को खोलोगे और उसके कलर को चेक कर लोगे। अगर उसका कलर किस कलर का होना चाहिए, ग्रीनिश ग्रे कलर का होना चाहिए, तो सीमेंट का जो कलर निकल गया था क्या होता है, ग्रे कलर होता है। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम उसका फाइनेंस चेक करेंगे। ठीक है, दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसकी फाइनेंस चेक करेंगे। अब फाइनेंस कैसे चेक करेंगे, कुछ नहीं करना है कि सीमेंट, एक चुटकी सीमेंट निकालो वहाँ से, सीमेंट के बोरी से आप एक चुटकी सीमेंट निकालो, उसके अपने फिंगर्स के बीच में रब करो। आप उसके अपने फिंगर के बीच में रब करो, उसका रगड़ के चेक कर लो कि अगर आपको स्मूथ फीलिंग आ रहा है तो इसका मतलब सीमेंट की प्रॉपर ग्राइंडिंग हुई है। अगर आपको स्मूथ फीलिंग नहीं आ रहा है, हार्ड फीलिंग आ रहा है, आपको लग रहा है कि इसकी जो रबिंग है, इसकी जो रबिंग है वो बहुत स्मूथ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सीमेंट की प्रॉपर ग्राइंडिंग नहीं हुई है। ठीक है, जितना फाइनेंस सीमेंट में होना चाहिए, अगर आप ओपीसी सीमेंट खरीद रहे हो, जितना फाइनेंस ओपीसी सीमेंट में निकल के आनी चाहिए उतनी फाइनेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप सीमेंट का फाइनेंस चेक करना है तो कुछ नहीं करना, एक चुटकी सीमेंट निकालो, उसको अपने फिंगर्स के बीच रगड़ के चेक कर लो। अगर आपको स्मूथ फीलिंग आ रहा है इसका मतलब सीमेंट की प्रॉपर ग्राइंडिंग हुई है, अगर स्मूथ फीलिंग नहीं आ रहा है इसका मतलब सीमेंट की प्रॉपर ग्राइंडिंग नहीं हुई है। ये तो हो गया फाइनेंस टेस्ट का। अब आप एक बात और बता दें, सीमेंट की जब बोरी खोलोगे ना, वहाँ पर लम्स नहीं बने होने चाहिए। लम्स कब बनेगा, अगर सीमेंट इन्वायरमेंट से वाटर ऑब्जर्व कर लेगा। अगर सीमेंट वाटर ऑब्जर्व कर लेगा इसका मतलब सीमेंट में लम्स बना देगा। लम्स का मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे ढोके बन जाएंगे सीमेंट के, छोटे छोटे क्या हो जाएगा, सीमेंट को जो पार्टिकल मिलके पानी से मिलके क्या करेंगे, एक छोटे छोटे लम्स बना लेंगे। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि आपका जो सीमेंट है वो लम्स फ्री होना चाहिए। ये क्या बताएगा, आपको ये बताएगा कि सीमेंट अभी डिटोरिएट नहीं किया। सीमेंट डिटोरिएट नहीं किया मतलब सीमेंट की हाइड्रेशन नहीं स्टार्ट हुई है। अदरवाइज अगर लम्स बन गए इसका मतलब क्या होगा, सीमेंट इन्वायरमेंट से वाटर ऑब्जर्व कर लिया है और सीमेंट का हाइड्रेशन शुरू हो चुका है।
तो सीमेंट में कोई लम्स नहीं होने चाहिए सीमेंट के बैग में। अब अगला टेस्ट क्या, अगला टेस्ट ये है कि हम सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कुछ नहीं करेंगे, सीमेंट के बैग से एक मुट्ठी सीमेंट निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, एक बकेट ऑफ वाटर, एक बाल्टी से भरे पानी में उसको फेंक देंगे। ठीक है, एक मुट्ठी सीमेंट निकाले अपने बैग से और उसको क्या करेंगे, सिंपल अपने एक पानी से भरे हुए बाल्टी में उसको फेंक देंगे। अब होना क्या चाहिए, देखो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आती है कितना, 3.15 के आसपास, 3.15 के आसपास। अगर सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 के आसपास है, इसका मतलब सीमेंट क्या है, पानी से 3 गुना भारी है। अगर पानी से 3 गुना भारी सीमेंट है, इसका मतलब सीमेंट डूब जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो सीमेंट की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये बताती है कि जब आप सीमेंट को, एक मुट्ठी सीमेंट को पानी से भरे बाल्टी में फेंको तो थोड़े टाइम तक उसको पहले क्या करना चाहिए, पहले थोड़े टाइम तक उसको फ्लोट करना चाहिए, थोड़े टाइम तक फ्लोट करना चाहिए, उसके बाद ही जाके उसको क्या करना चाहिए, सिंक करना चाहिए। तो अगर सीमेंट थोड़े टाइम तक फ्लोट करता है, उसके बाद अगर सिंक करता है तो गुड कंडीशन में। अगर तुरंत सिंक कर जाता है, सीमेंट की प्रॉपर्टी, सीमेंट क्या कर दिया, सीमेंट अब खराब होना शुरू कर दिया, तो आपका सीमेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, ये तो बात हो गया किसका, फील्ड टेस्ट का। अब हम बात करते हैं लास्ट में बाइंडिंग प्रॉपर्टी सीमेंट की। सीमेंट की बाइंडिंग प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे, कुछ नहीं करना, सीमेंट का एक पेस्ट बनाएंगे, सीमेंट में थोड़ा पानी मिलाएंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब उसको अपने फिंगर के बीच में लेके वापस रब करेंगे। ठीक है, अगर आपका जो इसका नेचर है, अगर वो स्टिकी नेचर का नजर आए, मतलब अगर वो आपके हाथों में चिपकने लग जाए, स्टिकी नेचर का हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सीमेंट में बाइंडिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब कितना चिपकना चाहिए आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आप देख के बता पाओगे। अगर आप रेगुलर ये टेस्ट, जैसे आप अगर इंजीनियर हो, आप इंजीनियर रेगुलर ये टेस्ट कर रहे हो, तो आप उसको, उस पेस्ट को अपने फिंगर्स के बीच में रगड़ के समझ जाओगे कि हाँ ये जो इतना स्टिकी नेचर है, इसका मतलब ये प्रॉपर, इसका जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, ये जितनी बाइंडिंग प्रॉपर्टी है उतनी बाइंडिंग प्रॉपर्टी ये निकाल के देगा। ये सारे 7 पॉइंट है, ये सारे फील्ड टेस्ट है, आप इसको एक बार पढ़ लेना और इसी पे क्वेश्चन पूछेगा आगे। ठीक है, इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आगे। पहला क्वेश्चन देख लो क्या है इस पे, the field test for the quality of cement consists in putting a small quantity of cement in a bucket containing water. A good quality cement will, आपसे ये पूछा जा रहा है, सिंपल सा बात है, एक मुट्ठी सीमेंट लो, आप पानी से भरे बाल्टी में उसको फेंको, क्या करना चाहिए, उसी पे सवाल है ये। तो क्या करना चाहिए, इमीडिएटली डिजॉल्व इन द वाटर। भाई डिजॉल्व तो करेगा नहीं, बिल्कुल गलत बात है। फ्लोट करना चाहिए, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। पहले क्या करना चाहिए सर, सीमेंट के स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से 3 गुना, इसको डूबना चाहिए था। लेकिन क्या करना चाहिए, टेस्ट अपना ये बताता है कि पहले इसको फ्लोट करना चाहिए वाटर सरफेस पे, उसके बाद लास्ट में इसको क्या करना चाहिए, सिंक कर जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सीमेंट को फ्लोट करना चाहिए पहले, उसके बाद जाके ये क्या करेगा, सिंक करेगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या, सिंक टू बॉटम ऑफ द बकेट। लास्ट वन क्या, प्रोड्यूस दिस सिस्टम। तो सिंक तो करेगा लेकिन पहले फ्लोट करेगा। और हमने यहाँ पे बी ऑप्शन क्यों मारा, सी क्यों नहीं मारा, क्योंकि देखो ये तो हम भी यहाँ पे इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि सीमेंट को सिंक करना है, ये करना है। क्यों, क्योंकि उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 3 गुना किससे, वाटर से। तो ये जो प्रॉपर्टी ये पूछना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। अब आप सीमेंट को इमीडिएटली जब आप थ्रोन करोगे कहाँ पे, बकेट ऑफ वाटर में, तो पहले क्या करेगा, पहले फ्लोट करना चाहिए, उसके बाद जाके सिंक करना चाहिए, तुरंत सिंक नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही होगा, ना कि सी सही होगा। ठीक है, इस ऑप्शन को एक बार आप ढंग से चेक कर लो। सी ऑप्शन भी बहुत लोग टिक मारते हैं क्योंकि बाद में उसको सिंक तो करना ही करना है। तो भाई हमको सिंक तो करना है, सिंक तो करेगा 3 गुना, उसका क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से 3 गुना ज़्यादा है। बट प्रॉपर्टी है कि पहले उसको क्या करना चाहिए, पहले उसको फ्लोट करना चाहिए। तो अपना आंसर कौन सा होगा, बी पार्ट होगा। और ये क्वेश्चन कितना है, SSC JEE 2017 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, SSC JEE 2017 का क्वेश्चन है जिसमें आपका आंसर क्या है, फ्लोट करना चाहिए पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे और था क्या, ये किस पे क्वेश्चन है, 20 नंबर। ठीक है, हाँ ये एक क्वेश्चन छूट गया। अच्छा ठीक है, इसमें भी वही बात है कि क्या करना चाहिए, ये फील्ड टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, When the one thrust one's hand into a bag of cement, one should feel warm। गलत बात है, पहले क्या करना चाहिए, वार्म फील नहीं करना चाहिए। अगर देखो, अगर ये वार्म आपको, अगर आप क्या करोगे, सीमेंट के बोरी लो, उसमें अपने हाथ को, अपने हैंड को अंदर डाल दो सीमेंट के अंदर। सीमेंट के बोरी के अंदर अगर आप अपने हाथ को अंदर डालोगे, आपको कूल फीलिंग आनी चाहिए, आपको सीमेंट ठंडा लगना चाहिए, गर्म नहीं लगना चाहिए। समझ रहे हो बात को, कि सीमेंट ठंडा लगना चाहिए, गर्म नहीं लगना चाहिए। क्यों, कि अगर सीमेंट गर्म लग रहा है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि बस सीमेंट का हाइड्रेशन स्टार्ट हो चुका है। समझ रहे हो बात को, कि देखो जब सीमेंट का हाइड्रेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सीमेंट के हाइड्रेशन में हीट इवॉल्व होता है। अगर सीमेंट के हाइड्रेशन में हीट इवॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम सीमेंट के बोरी में अपने हाथ को अंदर डालें, ठीक है, अगर हमको वार्म फीलिंग आ रही है,
अगर सीमेंट गर्म लग रहा है इसका मतलब क्या हुआ, सीमेंट का हाइड्रेशन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि सीमेंट का हाइड्रेशन स्टार्ट होगा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी हीट इवॉल्व करके देगा। अगर ये हीट इवॉल्व करके देगा, उसी हीट की वजह से तो हमको सीमेंट वार्म लग रहा है नहीं। अगर गुड सीमेंट है तो हमको क्या लगना चाहिए, सीमेंट ठंडा लगना चाहिए। अगर सीमेंट वार्म लगा इसका मतलब सीमेंट क्या हो चुका है, सीमेंट आपका डिटोरिएट कर चुका है, सीमेंट खराब होना शुरू हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगला क्या है, द कलर ऑफ सीमेंट इज ब्लूइश, गलत बात है। अभी हमने सबसे पहले क्या बोला कि जैसे ही आप सीमेंट के बैग को खोलोगे आपको कौन सा कलर नजर आना चाहिए, ग्रे कलर नजर आना चाहिए, ठीक है। तो आपको सीमेंट का जो कलर है ग्रे कलर का होना चाहिए, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा क्या, अ हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन इनटू अ बकेट ऑफ वाटर शुड सिंक इमीडिएटली, गलत बात है। पहले क्या करना चाहिए, पहले उसको फ्लोट करना चाहिए, उसके बाद जाके वो सिंक करेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही हो गया, ऑल ऑफ अबव। कौन सा इनकरेक्ट पूछा गया, ठीक है, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है तो क्या हो गया, सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फाइनेंस ऑफ सीमेंट में, ठीक है। तो अगर फील्ड टेस्ट में हमने फाइनेंस कैसे चेक किया था, फील्ड टेस्ट में अगर हमको फाइनेंस चेक करना था, हम एक चुटकी सीमेंट निकाले, उस एक चुटकी सीमेंट को अपने फिंगर्स के बीच में रब किए, रगड़ के चेक कर लिए। अगर हमको स्मूथ फीलिंग आ रहा है इसका मतलब क्या है, सीमेंट की प्रॉपर ग्राइंडिंग है। अगर स्मूथ फीलिंग नहीं आ रहा है इसका मतलब सीमेंट प्रॉपर ग्राइंड नहीं है। ये तो फाइनेंस टेस्ट हो गया किस पे, फील्ड पे। अब इसी फाइनेंस टेस्ट को हमको लैब में करना है, ठीक है। इसी फाइनेंस टेस्ट में लैब में करना है। हम इस बात को समझेंगे कि जब हम फाइनेंस टेस्ट को लैब में कैसे करते हैं और ये फाइनेंस टेस्ट हमको और क्या क्या प्रॉपर्टी निकाल के देता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर हम फाइनेंस की बात करें, ये फाइनेंस क्या करता है, ठीक है। सबसे पहले बात इसको देख लो, फाइनेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंस ये रिप्रेजेंट करता है जो पार्टिकल है, जो सीमेंट का पार्टिकल है उसके डायमीटर, उसके साइज को रिप्रेजेंट करता है। फाइनेंस किस बात को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंस रिप्रेजेंट करता है जो सीमेंट के पार्टिकल्स है उसके साइज को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनेंस क्या करता है, ये क्या डिटरमाइन करता है, ये पार्टिकल सीमेंट का, जो सीमेंट का पार्टिकल उसके साइज को रिप्रेजेंट करता है। तो पार्टिकल साइज है तो सीमेंट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। और ये बताएगा, अभी हमने आपको बताया फाइनेंस क्या बताता है, फाइनेंस ये बताता है कि आपके सीमेंट की प्रॉपर ग्राइंडिंग हुई है कि नहीं, सीमेंट प्रॉपर ग्राइंड है कि नहीं, जितनी ग्राइंडिंग हमको सीमेंट में चाहिए, जितनी ग्राइंडिंग हमको सीमेंट में चाहिए उतनी ग्राइंडिंग है कि नहीं। इस बात को कौन, इस बात के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंस टेस्ट करते हैं, ठीक है। फाइनेंस टेस्ट आपको ये बताता है कि सीमेंट की प्रॉपर ग्राइंडिंग हुई है कि नहीं। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि सीमेंट की प्रॉपर ग्राइंडिंग हम चेक कर लेते हैं इससे, कि सीमेंट की प्रॉपर ग्राइंडिंग हुई कि नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात हो गया, सर ये प्रॉपर ग्राइंडिंग तो ठीक है, ये प्रॉपर ग्राइंडिंग हम पता कैसे करेंगे कि सीमेंट की प्रॉपर ग्राइंडिंग है कि नहीं। लैब में तो आपको एक वैल्यू, एक रिजल्ट बताया जाएगा। लैब में आप एक रिजल्ट निकालोगे तो ये जो रिजल्ट निकालोगे, ये जो फाइनेंस को मेजर करेंगे किसके टर्म में मेजर करेंगे, तो जो हम फाइनेंस को मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म में, ठीक है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म में मेजर करते हैं। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ये स्क्वायर कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। जो हम फाइनेंस मेजर करते हैं इसका मेजरमेंट किसके टर्म में करते हैं, इसका मेजरमेंट हम करते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म में। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता क्या, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ये होता है कि सरफेस एरिया पर यूनिट क्वांटिटी, क्या होता है, ये होता है सरफेस एरिया पर यूनिट क्वांटिटी। भाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया कहीं पे भी आ जाए, कहीं पे भी, अभी ये बीएमसी में आया है, आपको फ्लूइड में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको फ्लूइड में भी देखने को मिलेगा। तो अगर कहीं से भी आपसे स्पेसिफिक सरफेस एरिया टर्म्स यूज हो रहा है तो आप हमेशा इस बात को याद रखो कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है कि सरफेस एरिया पर यूनिट क्वांटिटी। अभी एक जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी का मेजरमेंट आप मास के टर्म में कर सकते हो या फिर वॉल्यूम के टर्म में कर सकते हो, या फिर आप वॉल्यूम के टर्म में कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब अगर कहीं से भी आपको अगर कहीं भी आपको स्पेसिफिक सरफेस एरिया टर्म मिले देखने को, इसका मतलब ये सरफेस एरिया पर यूनिट क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी वॉल्यूम भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आप किस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर यूनिट मास, ठीक है। आधा लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, कि मास सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम होता है। नहीं, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होता, सरफेस एरिया पर यूनिट क्वांटिटी होता है। ये क्वांटिटी आपका मास भी हो सकता है और ये क्वांटिटी आपका वॉल्यूम भी हो सकता है। तो बीएमसी में हम जब स्पेसिफिक सरफेस एरिया, फाइनेंस टेस्ट में जो हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया रिपोर्ट करते हैं वो किस में रिपोर्ट करते हैं, ये रिपोर्ट करते हैं किसमें, सरफेस एरिया पर यूनिट मास, सरफेस एरिया पर यूनिट मास में रिपोर्ट करते हैं। और ओपीसी के लिए वैल्यू कितनी निकल के आनी चाहिए, ओपीसी के लिए वैल्यू निकल के आनी चाहिए 2250, ठीक है।
ओपीसी के लिए 2250 है, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए कितना 3250, और पीपीसी के लिए पोर्टलैंड पोजालैंडिक सीमेंट के लिए वैल्यू निकल के आती है 3000 के आसपास। ठीक है, तो फाइनेंस टेस्ट में हम क्या निकालेंगे, फाइनेंस टेस्ट में हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकाल के बताएंगे। ठीक है, और इस स्पेसिफिक सरफेस एरिया को हम किससे रिलेट करेंगे, सीमेंट के पार्टिकल साइज को। सीमेंट का पार्टिकल साइज को रिलेट करने का क्या मतलब है कि हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया की ये वैल्यू निकालेंगे, और इसी के बेसिस से हम बता देंगे कि ओपीसी में ये वैल्यू कितना निकल करना चाहिए 2250, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कितना आना चाहिए 3250, और पोर्टलैंड पोजालैंडिक सीमेंट में कितना आना चाहिए 3000 के आसपास। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इतना सरफेस एरिया, अगर ओपीसी में 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम सरफेस एरिया निकल के आ रहा है, इसका मतलब सीमेंट की ग्राइंडिंग प्रॉपर ग्राइंडिंग हुई है। ठीक है, जितना ग्राइंडिंग हमको चाहिए उतनी ग्राइंडिंग हुई है। अगर 2250 से कम निकल के आ रहा है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया अगर 2250 से कम आ रहा है, तो एक बात समझना कि जो सीमेंट पार्टिकल का अगर जो सीमेंट है, अगर सीमेंट का पार्टिकल साइज कम होगा, सीमेंट का पार्टिकल साइज कम होगा, इसका मतलब क्या, सीमेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा निकल जाएगा। बात समझना इस बात को। अगर सीमेंट का पार्टिकल साइज कम है, सीमेंट का अगर पार्टिकल साइज कम है, इसका मतलब ये हो गया कि सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा निकल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ओपीसी का स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 से कम है, अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम है, इसका मतलब पार्टिकल साइज बड़ा। अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम है, इसका मतलब पार्टिकल साइज बड़ा। अगर पार्टिकल साइज बड़ा है, इसका मतलब क्या है, सीमेंट क्या है, सीमेंट की ग्राइंडिंग प्रॉपर नहीं, सीमेंट कम ग्राइंड है। ठीक है, सीमेंट क्या है, कम ग्राइंड है। सीमेंट की ग्राइंडिंग जितना हमको ग्राइंडिंग चाहिए उतनी ग्राइंडिंग नहीं हो पाई है। लेकिन अगर ओपीसी का सरफेस एरिया 2250 से ज़्यादा निकल के आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमको ग्राइंडिंग जितना चाहिए, जो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा, इसका मतलब सीमेंट का पार्टिकल साइज कम। ठीक है, देखो एक रिलेशन है कि पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया में क्या है, जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना है 1/पार्टिकल साइज। इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया की जो वैल्यू आपके पास निकल गई 2250, इससे कम निकल गया था, इसका मतलब पार्टिकल साइज ज़्यादा। और अगर पार्टिकल साइज ज़्यादा, इसका मतलब जितना ग्राइंडिंग आपको सीमेंट में चाहिए उतनी ग्राइंडिंग नहीं हुई है। ठीक है, इसका रिवर्स था कि अगर पार्टिकल साइज स्पेसिफिक सरफेस से ज़्यादा, इसका मतलब पार्टिकल साइज कम होगा, मतलब ज़्यादा ग्राइंड हो गया है। सीमेंट की ग्राइंडिंग हमको जितना चाहिए उससे ज़्यादा ग्राइंडिंग सीमेंट के आपके पास है। ठीक है, तो ये तो बात हो गया किसका, फाइनेंस का। ठीक है, ये तो बात हो गया किसका, फाइनेंस का। सवाल क्या था, सवाल ये था कि फाइनेंस टेस्ट ऑफ द सीमेंट गिव अस एन एस्टीमेट ऑफ। ठीक है, फाइनेंस टेस्ट आपको क्या निकाल के देखा, इस पे सवाल है। ठीक है, तो फाइनेंस टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव अस एन एस्टीमेट ऑफ, किसका एस्टीमेट निकाल देता है, तो वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट, हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन और ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। एक बात समझना, जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है, सुनो, जो फाइनेंस है क्या है, ठीक है, फाइनेंस हमको क्या बताता है, फाइनेंस हमको ये बताता है, ये क्या डिटरमाइन करके देता है, ये हमको निकाल देता है सीमेंट का पार्टिकल साइज। ठीक है, ये हमको सीमेंट के पार्टिकल साइज के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या कि मोर फाइनेंस, ये क्या मतलब हो गया, ज़्यादा फाइनेंस मतलब लेस पार्टिकल साइज, लेस पार्टिकल साइज। ज़्यादा फाइनेंस का मतलब हुआ लेस पार्टिकल साइज। अगर पार्टिकल साइज आपका कम है, इसका मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अभी हमने आपको पीछे बताया कि अगर पार्टिकल साइज कम है, इसका मतलब स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, अगर पार्टिकल का साइज कम है, इसका मतलब स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसका मतलब अगर फाइनेंस ज़्यादा तो लेस पार्टिकल साइज कम होगा, और मोर क्या होगा, मोर स्पेसिफिक सरफेस एरिया। इस बात को समझना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फाइनेंस ज़्यादा है तो सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा। अगर इसका मतलब फाइनेंस ज़्यादा तो सरफेस एरिया क्या निकल गया, ज़्यादा निकल गया। अगर हम इस बात को एक चीज़ और समझाएं आपको, ठीक है, अगर एक बात मैं बताऊं कि अगर फाइनेंस ज़्यादा होगा तो क्या क्या निकल जाएगा। ठीक है, तो एक बात समझें, अगर फाइनेंस ज़्यादा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया के। मतलब क्या, मोर फाइनेंस मोर स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा निकल के आएगा तो सीमेंट में रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। सीमेंट का रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर सीमेंट के पार्टिकल साइज का सरफेस एरिया ज़्यादा, इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकल जाएगा। और अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकल जाएगा तो ये क्या होगा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा निकल जाएगा। रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ भी ज़्यादा निकल जाएगा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ भी ज़्यादा निकल के आएगा। ठीक है, और क्या होगा,
सेटिंग टाइम क्या होगा, कम निकल जाएगा। अगर रेट ऑफ गेन ऑफ पिस्टन ज़्यादा, इसका मतलब क्या, सेटिंग टाइम कम निकल जाएगा, 1/, सेटिंग टाइम कम निकल जाएगा। और अगर रेट ऑफ गेन ऑफ हाइड्रेशन, अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा, इसका मतलब प्री हाइड्रेशन का चांस बढ़ जाएगा, इसका मतलब प्री हाइड्रेशन का चांस बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ प्री हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ प्री हाइड्रेशन क्या होगा, मोर होगा, ठीक है। और रेट ऑफ प्री हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब, और इसका मतलब इसका अगर एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो रेट ऑफ एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस बात को समझना, अगर फाइनेंस ज़्यादा है, अगर फाइनेंस आपके पास ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये फाइनेंस ज़्यादा है तो आपके पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा निकल गया। और अगर एक बार आपको पता चल गया कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा, इसका मतलब रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ गेन ऑफ पिस्टन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ सेटिंग ज़्यादा होगा, मतलब सेटिंग टाइम कम निकल के आएगा। अगर रेट ऑफ सेटिंग ज़्यादा होगा और रेट ऑफ प्री हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और रेट ऑफ इसकी किस बात का रेट, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन का जो रेट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा निकल जाएगा। तो फाइनेंस डायरेक्टली आपको इतने चीज़ों को अफेक्ट करती है, फाइनेंस डायरेक्टली आपको इतने चीज़ों को अफेक्ट करती है। अगर आपको जितना सीमेंट में ग्राइंडिंग चाहिए, अगर उतनी ग्राइंडिंग नहीं है तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाएंगी एक साथ। इसका मतलब फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके सीमेंट के लिए। अगर फाइनेंस आपके सीमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि डायरेक्टली इतने सारे प्रॉपर्टी को क्या करती है, इतने सारे प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये बात हो गया फाइनेंस का। अब फाइनेंस में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपके पास ये निकल के आया था कि जो क्वेश्चन क्या था, एक बार उसको चेक कर लो कि फाइनेंस टेस्ट ऑफ द सीमेंट गिव अस एन एस्टिमेट ऑफ, क्या बात निकाल कर देगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन बताएगा, रेट ऑफ गेन ऑफ पिस्टन बताएगा, सारी चीज़ों का रेट ही तो निकाल कर बताएगा। तो अगर हम ये बोले हीट ऑफ हाइड्रेशन, गलत बात है, हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं बताएगा, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। अगर यहाँ पर था रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन तो सही बात थी कि हाँ रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब हाइड्रेशन का रेट बढ़ जाएगा, इसका मतलब रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जो फाइनल हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा वो तो सेम ही अमाउंट में निकल के आएगा, ये बस रेट को बढ़ा रहा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएगा, ये रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ये हाइड्रेशन को नहीं बढ़ाएगा, ये रेट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ा रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बस रेट को चेंज करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपके पास सी पार्ट निकल के आएगा कि ये क्या करता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ा देता है और ड्यूरेबिलिटी को नहीं बढ़ाता है, गलत बात है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को भी नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या करता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन को इंक्रीज करता है। अगर ऑप्शन होता है रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ तो बिल्कुल सही बात है, वो भी आंसर होता, ठीक है। ये तो बात हो गया किसका, फाइनेंस का, ये बात हो गया फाइनेंस का। अब अगला क्वेश्चन देखना फाइनेंस में। अब फाइनेंस में भी आपके पास सवाल है क्या कि हाँ ये क्वेश्चन है किस पे, सीव एनालिसिस पे। तो अभी मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस के लिए आपके पास दो टेस्ट है लैब में, फाइनेंस चेक करने के लिए, सीमेंट की फाइनेंस को लैब में चेक करने के लिए आपके पास दो टेस्ट है, ठीक है। एक तो सीव एनालिसिस है और दूसरा क्या है, दूसरा है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। लैब में सीमेंट के फाइनेंस को चेक करने के लिए आपके पास दो टेस्ट निकल के आता है, एक तो सीव टेस्ट निकल के आता है, दूसरा निकल के आता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो सबसे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है किस पे, सीव एनालिसिस पे। तो अगर हम बात करें कि जो सीव एनालिसिस करते कैसे, सीव एनालिसिस करते सबसे पहले बात ये समझो सीव होता क्या है। तो आप सभी को पता होगा सीव क्या होता है। अरे सीव मतलब छन्नी, अरे वही छन्नी जो आप करवा चौथ में आपको जिससे करवा चौथ में आपको देखा जाता है, ये वही फिल्टर है जिससे आपको करवा चौथ में देखा जाता है। तो सीव का मतलब हो गया कि ये वही छन्नी है। तो बस यहाँ पे उस छन्नी की प्रॉपर्टी चेंज है, उस छन्नी का एक स्पेसिफिक साइज बता दिया गया। वो छन्नी का जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग का साइज कितना होना चाहिए, 90 माइक्रोन होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा सीव एनालिसिस क्या करते हैं, सीव एनालिसिस करने के लिए भाई ये वही छन्नी है जो आपको करवा चौथ में जिस फिल्टर के द्वारा आपको देखा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, वो उसमें बस ये चेंज हो जाता है कि इसके जो ओपनिंग को क्या कर देते हैं, ओपनिंग को फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम टेस्टिंग करते हैं सीव की, उसमें क्या करते हैं, उसमें जो सीव लेते हैं उस सीव की ओपनिंग कितनी होती है, 90 माइक्रोन। इसको जो सीव का जो ओपनिंग है कितना, 90 माइक्रोन। और इस सीव को हम बोलते क्या है, ऐसे सीव जिसमें जो सीव की ओपनिंग है उसकी साइज अगर 90 माइक्रोन है, उस सीव को हम क्या बोलते हैं। अभी आपका करवा चौथ वाला सीव नहीं, ये सीव नंबर कितना, IS कितना 9। अब आपके ये सीव कौन सा हो गया, IS 9 हो गया। क्यों, क्योंकि इसके सीव की ओपनिंग कितना 90 माइक्रोन, और इस सीव को हम क्या बोलते हैं, इसको IS सीव नंबर 9 बोलते हैं।
अब हम टेस्ट कैसे करते हैं? टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम 100 ग्राम सैंपल लेते हैं सीमेंट का, ठीक है, हम क्या करते हैं 100 ग्राम सैंपल लेते हैं सीमेंट का, 100 ग्राम सीमेंट सैंपल लिए, ठीक है, 100 ग्राम क्या लिए सीमेंट सैंपल लिए। अब इस सीमेंट सैंपल को क्या करते हैं, अपने छन्नी पे डालते हैं और इसकी सीविंग करते हैं। कितने टाइम के लिए? 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए क्या करेंगे, सीविंग करेंगे। 15 मिनट के लिए सीविंग करेंगे। जब 15 मिनट के लिए सीविंग करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, जब 15 मिनट के लिए हम सीविंग करेंगे, ये जो सीमेंट के पार्टिकल्स होंगे, ये जो सीमेंट के पार्टिकल्स आपने सीव के ऊपर रखा है, छन्नी के ऊपर ये जो सीमेंट का पार्टिकल रखे हो, इसको जब 15 मिनट के लिए क्या करेंगे, सीविंग करेंगे, तो कुछ पार्टिकल्स यहाँ से क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। ऐसे पार्टिकल्स जिसके साइज कितने होंगे, ऐसे पार्टिकल्स जिसके साइज 90 माइक्रोन से कम होंगे, ऐसे सीमेंट के पार्टिकल्स जिसके साइज 90 माइक्रोन से कम होंगे, वो छन्नी से बाहर आ जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे। अब ये जो छन्नी के ऊपर जो सीव के ऊपर सीमेंट के पार्टिकल बच गए, जो सीव के ऊपर सीमेंट के पार्टिकल बच गए, उसका जो अमाउंट है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर दी ओपीसी सीमेंट, ठीक है। तो ये जो रेसिड्यू बच गए किस पे, आफ्टर सीविंग के बाद जो रेसिड्यू बच गए किसके, सीव के ऊपर, वो कितना नहीं होना चाहिए, वो 10% से ज़्यादा नहीं होना। दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%। सो दिस रेजिड्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना, 10%। इसकी वजह 10% के आसपास होती है। बस आपको सीव एनालिसिस बस इतनी चीज़ जाननी है कि सीव का साइज क्या होता है, वो सीव नंबर है कितना, और जो रेसिड्यू फॉर दी ओपीसी सीमेंट के लिए जो रेसिड्यू बच रहा है, जो सीमेंट के पार्टिकल्स बच रहा है आपके सीव के ऊपर, उसका साइज कितना होना चाहिए, वो कितना % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो पूछ लेगा। तो ये 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको फाइनेस्ट टेस्ट में सीव एनालिसिस बस इतनी चीज़ें जानना है। इतना चीज़ जानोगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, फाइनेस्ट ऑफ सीमेंट कैन बी आईएस सीव का नंबर ही पूछा गया, ये कितना हो गया, ये सीव नंबर कितना हो गया, सीव नंबर 9 हो गया, ठीक है। तो आपको इतना चीज़ बस आपको ध्यान रखना है। कौन सा चीज़, एक तो ये हो गया, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको एक ये साइज ध्यान रखना है, ठीक है, ये साइज ध्यान रखना है। दूसरा सीव नंबर ध्यान रखना है, ठीक है। और एक ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। इतने सारे पॉइंट, एक तो ये आप कितने ग्राम सैंपल यूज किए सीमेंट के, ये चीज़ ध्यान रख लो। तो इतनी बातें आपको सीव एनालिसिस में ध्यान रखनी है। तो एक ही जगह पे सारी बात कवर हो गए। और क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया कि कौन सा सीव नंबर हम यूज करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन चेक कर लो क्या है। तो देखो ये क्या है, ये आपके पास सीव है, कि कौन सा सीव है चेक कर लो, आपको अच्छे से ध्यान होगा ये कौन सा सीव है, ठीक है। साइज कितना, इसका साइज 90 माइक्रोन, ठीक है। कितना, 90 माइक्रोन साइज इसका, ठीक है, 90 माइक्रोन साइज है, ठीक है। ये जो सीव की ओपनिंग है उसका साइज कितना है, 90 माइक्रोन। तो यही सीव है आपका। इसी से हम क्या करते हैं, सीमेंट की सीविंग करते हैं, क्या चेक करने के लिए, फाइनेस चेक करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सीव एनालिसिस हम क्या चेक करते हैं, फाइनेस चेक करते हैं सीमेंट की। तो सीमेंट की फाइनेस चेक करने के लिए आपके पास क्या, सीव एनालिसिस है। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, अगला क्वेश्चन देखोगे, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइनेस। सिंपल सा बात, अभी हमने आपको बताया कि डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ और फाइनेस के बीच क्या रिलेशन है। तो मोर फाइनेस ज़्यादा, मतलब स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा। अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ के बारे में पूछा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ मोर, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ मोर, ठीक है। ये बात हो गया। इसका मतलब कौन सा हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ए ऑप्शन हो गया इसका, सिंपल सवाल है, ए ऑप्शन हो गया। फाइनेंस पे इतने इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये रिलेशन पूछ लेगा फाइनेंस के। फिर फाइनेंस का टेस्ट, फील्ड टेस्ट कैसे करते हैं। तो फील्ड टेस्ट में हमने क्या बताया था कि सीमेंट को लेंगे, एक चुटकी सीमेंट लेंगे, उसकी रबिंग करेंगे। अगर कूल फीलिंग आ रहा है इसका मतलब क्या, सॉरी, अगर स्मूथ फीलिंग आ रहा है इसका मतलब क्या, सीमेंट प्रॉपर ग्राइंड है। लैब में क्या करते हैं, लैब में आपके पास 2 टेस्ट निकल के आता है। पहला सीव एनालिसिस, दूसरा क्या, एयर परमेबिलिटी टेस्ट। एयर परमेबिलिटी टेस्ट में भी आगे क्वेश्चन आएगा। ये सारी वही बात अब यहाँ पे लिखी हुई है जो अभी हमने आपको बताया कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक और चीज़ चेक कर लेना यहाँ पे कि ब्लीडिंग, अगर फाइनेंस ज़्यादा है इसका मतलब कम ब्लीडिंग निकल के आता है। अगर सीमेंट की फाइनेंस ज़्यादा है, ब्लीडिंग कम निकल के आता है। क्यों, क्योंकि अगर सीमेंट की फाइनेंस कम होगी तो मतलब क्या, सीमेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो कोर्स पार्टिकल्स होंगे। अगर ये कोरस पार्टिकल हुए इसका मतलब उस पार्टिकल का वेट ज़्यादा होगा। अगर उस पार्टिकल का वेट ज़्यादा होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगा, नीचे सेटल हो जाएगा। अगर ड्यू टू ग्रेविटी सीमेंट का पार्टिकल नीचे सेटल हो रहा है इसका मतलब क्या, ब्लीडिंग ज़्यादा निकल के आएगी। कब, जब सीमेंट में फाइनेंस कम होगा, सीमेंट के कोर्स पार्टिकल अगर उसमें पाए जाएंगे। अगर सीमेंट की फाइनेंस ज़्यादा है इसका मतलब यह क्या करेगा, ये ब्लीडिंग को कम करवाएगा, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करवाएगा। तो अच्छी बात है, ब्लीडिंग को अगर प्रिवेंट करा रहा है ये अच्छी बात है। इसका मतलब क्या, फाइनेंस क्या कर, फाइनेंस ब्लीडिंग को भी अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम जल्दी से ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
एंड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड फॉर इट्स फाइनेस। तो किसके लिए पूछा गया? बिल्कुल सही बात है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। कौन सा सीमेंट है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए क्या पूछा जा रहा है कि जो हम ISC यूज करते हैं उसका साइज क्या है? नहीं, साइज नहीं पूछा जाए, कितना रेसिड्यू ऑन ISC मोर देन, कितना होना चाहिए? ये कितना होना चाहिए? 10%। अभी हमने आपको पहले बता दिया, ठीक है। ये कितना हो गया? 10%। चेक कर लो, तो जो रेसिड्यू बच रहा है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू ऑन ISC नंबर 9 मोर देन 10%, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करो जल्दी से। ठीक, सेम बात आपसे पूछा गया किसका? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए। सेम बात आपसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए पूछा गया है, ठीक है। सेम बात आपसे रैपिड हार्डनिंग के लिए पूछा गया। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ये रेसिड्यू 5% से क्या होना चाहिए, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम अपने फाइनेस को बढ़ा लेते हैं। फाइनेस की वैल्यू क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। स्पेसिफिक सरफेस एरिया का क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अभी हमने पीछे चर्चा किया था कि रैपिड हार्डनिंग के केस में जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकल गया था वो कितना निकल गया? 3250 सेंटीमीटर पर ग्राम। क्या निकल गया था? स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसके केस में? RSC के केस में कितना निकल गया था? 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मोर फाइनेस। इसका मतलब मोर फाइनेस क्या मतलब हो गया? इसका मतलब जो सीप के ऊपर आफ्टर सीविंग जो सीप के ऊपर सीमेंट पार्टिकल बच रहेंगे वो और कम बचने चाहिए। अगर फाइनेस ज़्यादा तो ज़्यादा पार्टिकल नीचे गिर जाएंगे। अगर ज़्यादा पार्टिकल नीचे गिर गए तो रेसिड्यू क्या होना चाहिए? 5% से भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5% फॉर द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे क्या? एयर परमेबिलिटी टेस्ट। अब अगला क्वेश्चन क्या? एयर परमेबिलिटी टेस्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। एयर परमेबिलिटी टेस्ट पे क्वेश्चन है। तो आपके पास आज कितने टेस्ट कवर हुए? एक तो सारे के सारे टेस्ट, आज एक तो सारे के सारे फील्ड टेस्ट कवर हो गए। दूसरा हमने लैब टेस्ट में क्या किया? लैब टेस्ट में हम बात किए थे किसका? फाइनेस टेस्ट का। अब फाइनेस टेस्ट में क्या किया था? फाइनेस टेस्ट में हम सीव एनालिसिस को क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। अब फाइनेस के डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कर लिए थे। सीव एनालिसिस पे क्वेश्चन कवर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे एयर परमेबिलिटी पे, ठीक है। आज का तो टाइम खत्म हो गया, बट हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले एयर परमेबिलिटी टेस्ट देखेंगे। उसके बाद आपके पास क्या है? एयर परमेबिलिटी टेस्ट है। उसके बाद आपके पास आएगा क्या? ये एयर परमेबिलिटी टेस्ट हो गया, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके पास आएगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है। ये तो देखो पता है कितना होता है, ये चेक कर लो। किसके लिए पूछा गया? स्पेसिफिक सरफेस एरिया फॉर अ गुड पोर्टलैंड सीमेंट। किसके लिए? पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। किसके लिए? पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। ये वैल्यू कितना आता है? 2250 निकल के आता है। ये वैल्यू 2250 निकल के आता है। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसके लिए? OPC सीमेंट के लिए कितना निकल गया था? 2250। नेक्स्ट स्लाइड में चेक करो बाकी सीमेंट के लिए कितना निकल गया था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक आपसे 2250 के बारे में पूछा गया है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो इसके लिए पूछे गए, लेकिन अब आगे के भी सीमेंट इंपॉर्टेंट है। अब इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा है वो किससे पूछा है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, और कभी कभी रैपिड हार्डनिंग का पूछ लिया, बट इसके बाद के सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया अभी तक नहीं पूछा है। अब आपसे पूछ सकता है, तो आप एक बार देख लो जल्दी से कि OPC के लिए 2250 होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए कितना होता है? 3250 होता है। वापस से लो हीट सीमेंट के लिए भी कितना होता है? 3250 होता है। अब आपके पास क्या है? PPC पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट, इसके लिए 3000 के आसपास निकल गया था, 3000 होना चाहिए। अब उसके बाद वापस क्या है? हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए कितना? हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए कितना? 2250 है। और सुपर सल्फेटेड सीमेंट के लिए क्या करते हैं? हम अपने फाइनेस को क्या कर लेंगे? और ज़्यादा इंक्रीज करवा लेंगे। मतलब स्पेसिफिक सरफेस एरिया हम क्या करेंगे? 4000 के आसपास निकल जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया। अभी हम आगे आपसे अभी हम आगे चर्चा करेंगे टाइप ऑफ सीमेंट में। हम आपसे बात करेंगे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या है, पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट क्या है, सुपर सल्फेटेड सीमेंट क्या है। तो वहाँ पे अगर ये चीज़ आपको अच्छे से पता है तो आप उस सीमेंट को अच्छे से रिटर्न कर पाओगे। फिर आप उसी के अकॉर्डिंग हर सीमेंट की प्रॉपर्टी निकाल पाओगे। जब आपको पहले से पता होगा कि सीमेंट क्या सुपर सल्फेटेड सीमेंट में, अगर आपको पता है कि सुपर सल्फेटेड सीमेंट में फाइनेस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि सुपर सल्फेटेड सीमेंट में अगर फाइनेस ज़्यादा को कौन सी प्रॉपर्टी निकाल के देगी? जो प्रॉपर्टी आप फाइनेस निकाल के देती है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा, रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा, वो सारे प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे सुपर सल्फेटेड सीमेंट में निकल के आएगा। तो ये पॉइंट को आप रिलेट कर पाओ, इस पॉइंट को आप रिलेट करो। हर जगह पे आप अगर रिलेट करके चीज़ों को पढ़ोगे ना तो आप जल्दी से आंसर और एक्यूरेट आंसर निकाल पाओगे। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको पता है कि फाइनेंस इतना होता है, इसका मतलब हमको OPC में फाइनेंस कितना चाहिए था? 2250 चाहिए था। OPC में अगर हम 2250 चाहिए था, अगर हम सुपर सल्फेटेड सीमेंट में
फाइनेंस कितना प्रोवाइड करे, 4,000 के आसपास। इसका मतलब हमने फाइनेंस क्या किया, ज़्यादा प्रोवाइड किया। अगर ज़्यादा फाइनेंस का मतलब क्या, मोर सरफेस एरिया। मोर सरफेस एरिया का मतलब क्या, रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा, रेट ऑफ गेन ऑफ पिस्टन ज़्यादा, रेट ऑफ सेटिंग ज़्यादा। ये सारी प्रॉपर्टी आप वहाँ से क्या कर लोगे, डायरेक्टली रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गया किसका, फाइनेंस की। ठीक है, अब बाकी उसके बाद आ गया स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, फिर उसके बाद क्या आएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, स्ट्रेंथ। इन सारे का क्वेश्चन हम कल के क्लास में देखेंगे। तो हम कल ये ट्राई करेंगे कि कल आपके जो टेस्ट वाले जितने भी, आज हमने मैन्युफैक्चरिंग वाले भी क्वेश्चन देखे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के भी क्वेश्चन देखे, कल वाले जो इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम एक काम करेंगे, जितने भी टेस्ट है उन टेस्ट के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जितने भी PYQs आए हुए हैं किस पे, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट पे, वो सारे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्लास आपका बच जाएगा किस पे, टाइप ऑफ सीमेंट पे। उसके बाद लास्ट वाला जो क्लास होगा वो टाइप ऑफ सीमेंट होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर।